नमस्कार। यूपी सरकार का सख्त एक्शन व्यू नाउ केस में। जी हां, सुखविंदर खरूर मामले में, व्यू नाउ इन्फोटेक लिमिटेड के मामले में, वही क्लाउड पार्टिकल, बिल्कुल सही समझे आप। तो व्यू नाउ के इस घोटाले ने कल उत्तर प्रदेश सरकार के इस एक्शन के बाद एक नया मोड़ ले लिया है। सवाल वही है, निवेशकों का क्या होगा, उनका क्या कसूर है, क्या उनको भी इंसाफ मिलेगा। मैंने अपने एक वीडियो में उत्तर प्रदेश सरकार से यह सवाल पूछा था कि आखिर सरकार से ऐसी भूल कैसे हो गई। सरकार ने इसका जवाब दे दिया और कार्रवाई कर दी, और कार्रवाई भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत सख्ती भरा कदम, और कंपनी को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया। लेकिन उसी वीडियो में मैंने सरकार से यह अपील की थी कि निवेशकों के लिए भी कुछ कीजिए, उनका कोई कसूर नहीं है। वो इस पूरे चक्कर में, जिसको कहते हैं गेहूं में घुन की तरह पिसे जा रहे हैं, सरकार उनकी रिफंड को सुनिश्चित करे और तत्काल मुआवजा देने का काम करे। कम से कम जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं, पंजाब की बात पंजाब की सरकार से की जाएगी और उन्हें मुआवजा के बारे में सोचना पड़ेगा, जहां के निवेशक भारी संख्या में हैं। लेकिन आइए फिलहाल हम चलते हैं अपने इस नए मुकदमे की ओर कि कैसे इस सख्ती भरे एक्शन से पूरे प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया है। जी हां, मैं हूं आपका कानूनी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी यूट्यूब चैनल। और मैं लेकर हाजिर हूं एक बड़ा अपडेट, और अपडेट से ज्यादा खुलासा, और खुलासा से ज्यादा एनालिसिस। खबरें तो आप तक इस डिजिटल युग में किसी न किसी माध्यम से पहुंच ही जाती है, और मैं समझ रहा हूं कि आपके पास भी यह खबर आ गई है। तो यह नया ट्विस्ट क्या है, यह नया मोड़ क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही सख्त कार्रवाई करी और व्यू नाउ के साथ किया हुआ करार यूपी ग्लोबल समिट में 13,500 करोड़ का एमओयू। वैसे तो ये एक बहुत छोटा फ्रैक्शन था। उस दिन नामी ग्रामी कंपनियां उस समिट में मौजूद थीं और 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एमओयू साइन हुआ था। लेकिन इस एमओयू को, ऐसा आरोप है ईडी का कि कंपनी ने भुजाया और इन्वेस्टर्स का इसी एमओयू के आधार पर विश्वसनीयता जीतने का काम किया और उनसे पैसे लगवाए। मेरी भी जिन निवेशकों से बात हुई है उसमें उन्होंने इस एमओयू को, चाहे कंपनी ने ऐसा बताया या नहीं बताया, लेकिन इस एमओयू को एक तरह से इस कंपनी पर सरकारी स्टैंप समझा, क्योंकि बात सिर्फ इस एमओयू की नहीं थी। बात ऐसी भी मीडिया में आई थी कि कंपनी का करार उत्तरांचल सरकार से भी हो गया है, दूसरे सरकारों के साथ भी कंपनी संपर्क में है, और तो और विदेश की बुल्गारिया सरकार से उसको निमंत्रण आया है कि वहां जाकर वह अपना डाटा सेंटर लगाए। और ये युग और समय तो डाटा सेंटर का है, इससे कोई इनकार तो किया नहीं जा सकता। तो इस तरह से पूरी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी कायम की गई, और लोगों ने आओ देखा ना उठाओ और लगा दिए 2 करोड़ 3 करोड़। जी हाँ, मेरे पास ऐसे ऐसे प्रस्ताव हैं, ऐसे ऐसे निवेशक आए हैं जिन्होंने 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए इस कंपनी में लगा दिए। तो साहब, अब कंपनी को उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ईडी के फाउंडर सुखविंदर सिंह खरूर और उनकी पत्नी गिरफ्तार हैं और फिलहाल इस वक्त जेल में हैं, जुडिशियल कस्टडी में हैं। लेकिन जब ये सब इधर हो रहा था, तो जब से खास करके रिमांड खत्म हुई और सुखविंदर सिंह खरूर को जुडिशियल कस्टडी दी गई, तो एक अफवाह बड़े जोर से मार्केट में फैली या फैलाई गई कि साहब सब कुछ सामान्य हो गया है, थोड़े दिन की बात है, और देखिए चीजें ठीक हो रही हैं। और ईडी ने
जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स, जो डिटेल, जो जब सुखविंदर सिंह खरूड़ जब तक रिमांड में थे तब तक नहीं पहुंचाया गया था, वो सारे डाटा, वो सारे दस्तावेज, वो सारे कानूनी बेस ईडी तक मुहैया करा दिए गए। अब यहां पर एक सवाल है कि या तो यह अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो ईडी ने जो रिपोर्ट योगी जी को भेजी है, उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है, उसमें विलंब होता, उनका जो की जांच होती, उसके बाद ईडी किसी निष्कर्ष पे पहुंचता और फिर वह उत्तर प्रदेश सरकार को अपने रिपोर्ट से अवगत कराता। लेकिन ईडी ने रिपोर्ट दिया, सरकार ने तुरंत कार्रवाई करी, तो इसका मतलब या तो कागज पहुंचे नहीं या फिर उन कागजों से ईडी संतुष्ट नहीं है। अब अगर यह दूसरा विकल्प सही है तो यह गंभीर चुनौती है, यह गंभीर संकेत है। इसका मतलब ईडी अपने चार्जशीट में कोई क्लीन चिट इस कंपनी को और इस कंपनी के डायरेक्टर को नहीं देने जा रही। इसका मतलब यह भी है कि आने वाले दिनों में, जैसे कि आपने देखा कि ईडी का रेड नोएडा के उस कार्यालय में हुआ जिस बिल्डर की बिल्डिंग में इस कंपनी का दफ्तर था, तो आने वाले दिनों में इस कंपनी से जितने संबंधित लोग हैं, अकाउंट्स हैं, जहां पैसे ट्रांसफर्स हुए हैं, जो लिंकेज है, उनकी भी फ्रीज करने की कार्रवाई हो सकती है। उससे जुड़े लोगों के अगर आपराधिक मामले में संलिप्तता दिखती है या उनके देश से भाग जाने का खतरा दिखता है या उनका साक्ष्य मिटाने की तरफ ध्यान जाता है, तो उस पर भी बड़ी कार्रवाई और गिरफ्तारी संभव है। तो ये ट्विस्ट है कि अफवाह यहां पे खत्म होती है कि इन्होंने कागज दे दिए तो रद्दी हैं, नहीं दिए तो थोड़ा होप है। देखते हैं क्या होता है। और इन कागजों के आधार पर राहत मिलने की जो संभावना जताई जा रही है, उसका तो कम से कम आज विराम हो गया। अब वो जो राहत की बात हो रही थी और ईडी के द्वारा कंपनी के खिलाफ नर्म रुख अपनाए जाने की संभावना जगी थी, फिलहाल उस पर विराम लगता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और इन डेप्थ जाएं और कंपनी के पूरे इस प्रकरण में एटीट्यूड को देखें तो बहुत कुछ स्पष्ट होता है। देखिए, 5 महीने पहले जब फेमा में कार्रवाई शुरू हुई, कंपनी अपने को डिफेंड नहीं कर पाई। वहां से ये कार्रवाई आगे बढ़ी और ये पीएमएलए में तब्दील हो गई। रादर और पीछे जाए तो ईडी को जांच देने से पहले तो ये एफआईआर नोएडा में दर्ज हुई थी। अगर वहीं पे कुछ कहने सुनने लायक होता और मामला सुलट जाता या सुलटा दिया जाता या पुलिस को आश्वस्त कर दिया जाता, तो शायद ये केस ईडी को रेफर नहीं होता। लेकिन चलिए, हम मान लेते हैं कि इतने बड़े केस की जांच का स्पेशलाइजेशन उत्तर प्रदेश पुलिस, नोएडा पुलिस के पास नहीं है, तो योगी जी ने चाहा कि इसकी सक्षम प्राधिकरण से जांच करा ली जाए और वह एफआईआर जो है ट्रांसफर कर दी गई ईडी को। अब ईडी ने जब इस पर कार्रवाई की तो 4 या 5 नोटिस दिए हैं पहले। उन नोटिसों पे अगर कंपनी को कुछ कहना था, देखिए नोटिस ऐसे नहीं होते। नोटिस में स्पष्ट सवाल होता है कि किन किन बिंदुओं पे कंपनी से जानकारी चाहिए। उन नोटिसों को पर कंपनी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं जाता, ना कोई कंपनी की तरफ से पेश होता है वकील, ना डायरेक्टर। तो इसका मतलब क्या है? या तो यू डोंट केयर फॉर द लॉ ऑफ दिस लैंड, या फिर आप समझ रहे हैं कि आपके पास कहने सुनने को कुछ नहीं। उसके बाद ईडी कार्रवाई करती है, आपको गिरफ्तार करती है।
अब ईडी का कहना है आप देश से भाग रहे थे, चलिए हम मान लेते हैं ये ईडी की बात गलत है। आप खुद कह रहे हैं कि आप नेपाल में थे, तो भैया आपका कार्यक्रम नेपाल में तो है नहीं, आपका काम नेपाल में तो चलता नहीं है। जब यहां कंपनी में आग लगी हुई है, ईडी आपको बार बार बुला रहा है, तो आप मैं पत्नी मैं दंपत्ति नेपाल क्या करने गए थे जनाब सुखविंदर जी? बताएंगे आप निवेशकों को? मुझे तो नहीं समझ में आता कि ये वक्त आपके नेपाल घूमने जाने का था। तो आप बचने के लिए गए थे, अवॉइड करने के लिए गए थे, तब भी यह बचकानी कोशिश ही कही जा सकती है कि नेपाल जाकर के कोई अपराधी बच जाए और वो अपनी हालत बदतर करता है। मैं यह अपने अनुभव से नेपाल में मुकदमा लड़ने के कारण कह रहा हूं। यहां तो फिर भी आप जमानत के लिए प्रयासरत हैं और जमानत का प्रावधान है। नेपाल में अगर कोई भारतीय गिरफ्तार हो जाए तो जनाब जमानत नहीं मिलती वहां, जान लीजिए आप लोग। तो भूल से भी नेपाल की तरफ अपराध करके कदम मत रखिएगा, या कोई अपराध करते नेपाल में मत अरेस्ट हो जाइएगा। पूरी सजा काट करके ही छुट्टी मिलेगी। ये स्पेशल कानून है नेपाल का भारतीयों के लिए। वैसे वो हिंदू राष्ट्र है और हमारा मित्र देश है, बट एक ही अलग मसला है। आपका इंटरेस्ट होगा तो बात करिएगा, कभी इस पे लंबी बात करेंगे। बहुत बड़ी मुहिम मैंने चलाई थी इस पर, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तो साहब जब फिर भी उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल की कोशिशें वो नाकाम हो गई। एफआईआर क्वैश कराने की कोशिश उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट से, वो नाकाम हो गई। फिर आप पहुंचे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, वहां पे आपने कहा अकाउंट खोल दिया जाए, वो नाकाम हो गई। उस ऑर्डर को आपने सुप्रीम कोर्ट में अभी तक चैलेंज नहीं किया है खरूड़ साहब। आप सुप्रीम कोर्ट आए तो जरूर हैं, लेकिन किसी और नए मामले में आप आए। उस ऑर्डर, तो अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट थे कि आपके दलीलों में दम है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए था। या आप समझते हैं कि नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर सही था, तो उस ऑर्डर में आपसे कहा गया था कि 30 दिन के भीतर एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के पास जाइए और यह बताइए कि जो पैसा ईडी ने सीज किया हुआ है या जिसके अकाउंट को खोले जाने की आप मांग कर रहे हैं और डिपॉजिटरों के पैसे लौटाने की आप बात कर रहे हैं, वह पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है। यही तो जाके आपको एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास बताना था, आप गए ही नहीं वहां। तो ये सब क्या साबित करता है कि आपके टारगेट में डिपॉजिटर्स लास्ट है। अभी आपको कंपनी बचानी है, अभी आपको अपनी जमानत लेनी है, और इन सब के लेने के बाद भी अकाउंट तो खुलने से रहा। आप बाहर आ जाएंगे, अकाउंट तो नहीं खुलेगा। सो डिपॉजिटर्स गॉन टू द विंड, थ्रोन टू द विंड, उसका कोई माई बाप नहीं है। खैर छोड़िए। तो साहब ये जो कंडक्ट है राइट फ्रॉम डे वन, मैं कोई कमेंट नहीं करता, मेरी सहानुभूति है हर बिजनेसमैन के साथ अगर जिसके साथ सरकार या ईडी गलत करती है, लेकिन ये कुछ सवाल हैं जिसका जवाब अगर आप ईमानदारी से देंगे तो शायद अपने पक्ष में भी अपना मुकदमा आप ज्यादा बेहतर ढंग से लड़ पाएंगे। तो आपको एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के पास जाने को कहा गया, आप गए नहीं। अब ईडी हमलावर है और हम निवेशकों की चिंता बढ़नी स्वाभाविक है। तो साहब ईडी का जो आरोप है कि आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, या सैम ट्रांजैक्शंस है, या पॉन्जी स्कीम है, इसको मान लिए जाने के सिवा और हम क्या समझें। और इस पूरे प्रकरण में कंपनी सिर्फ अपना और अपने डायरेक्टर्स का बचाव करती हुई नजर आ रही है, डिपॉजिटर्स के लिए तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो सवाल है कि निवेशकों, अगर अब भी आप नहीं जगे हो तो जगे हुए आदमी को कोई नहीं जगा सकता। आप जगे हुए हो तो एक्शन लो, और अगर आप सोए हुए हो तो जग जाओ।
अब देरी करने का समय नहीं है आपके पास। यदि आपने व्यू नाउ में निवेश किया है तो तुरंत कानूनी कदम उठाएं। जितना इंतजार होना था, करना था, आपने कर लिया। ईडी और सरकार की जांच में सहयोग करें, अपना दावा दर्ज कराएं। आप क्यों इस प्रकरण में पड़ते हैं? सरकार सही है, ईडी सही है, व्यू नाउ सही है, आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है, जो मैं समझता हूं। बाकी आप स्वतंत्र हैं। कानूनी विशेषज्ञों की सलाह लें और त्वरित कार्रवाई करें। हमने पहले भी देखा है कि जहां कार्रवाई हुई है, सहारा केस, शारदा चिट फंड घोटाला, NSEL स्कीम, तो वहां पे निवेशकों ने कानूनी लड़ाई लड़कर अपना पैसा वापस लिया है। लेकिन शर्त यही है कि तेजी से एक्शन लिया जाए। और व्यू नाउ घोटाले की परत दर परत असली सच्चाई अभी आनी बाकी है। मैं जल्द ही एक वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसकी बातें तफसील से बताऊंगा। सवाल वही है कि क्या ईडी कंपनी को राहत देगी या निवेशकों के पक्ष में कार्रवाई करेगी? व्यू नाउ ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी क्यों की? इन सभी सवालों का जवाब लेकर आपका कानूनी दोस्त हाजिर होगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। कमेंट करना ना भूलें, फीडबैक देना ना भूलें, गाली ही दें, जरूर दें, स्वागत करूंगा उसका भी। विपक्ष के मत का हमेशा सम्मान है। और अगर आपको यह कानूनी जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग सच जान सकें और समय पर कार्रवाई कर सकें। सवाल ये है, फैसला आपको लेना है। क्या आप अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे? क्या आप अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए मेरे आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाएंगे? और अंत में क्या आपको लगता है कि व्यू नाउ को राहत मिलेगी या निवेशकों को न्याय मिलता है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग, फोर्सी सुप्रीम लॉ, हैप्पी शेयरिंग, कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।